Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 10, respiration and organism. Our new topic is breathing. Okay, in breathing, do this activity under the supervision of a teacher. देखिए एक small सी activity है, close your nostrils and mouth tightly. आप अपने nostrils को और माउथ को बहुत टाइटली क्लोज कर लो एंड लुक एट अ वॉच और वॉच की तरफ देखो. व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम? आपको थोड़े टाइम में क्या फील होना स्टार्ट हो जाएगा? हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड? नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ. आप ये टाइम नोट करें कि आप कितनी देर तक अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकते हो. सो नाउ यू नो दैट यू कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग. आप ज्यादा टाइम के लिए ब्रीथिंग को नहीं रोक सकते. ब्रीथिंग मीन्स टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन. ब्रीथिंग में क्या होता है कि जो एयर हम अंदर की तरफ ले रहे हैं, टेक इन कर रहे हैं, उसमें क्या हो, ऑक्सीजन ज्यादा हो. एंड गिव आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. और जो भी हम एयर बाहर की तरफ रिलीज कर रहे हैं, उसके अंदर किसकी अमाउंट ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा हो, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनको यूज करते हुए. द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन. यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है किसकी? फर्स्ट तो दी है ब्रीथिंग की. ब्रीथिंग का मीनिंग क्या हो गया? दोनों प्रोसेस इंक्लूड होते हैं कि हम कौन सी गैस को टेक इन कर रहे हैं और कौन सी गैस को गिव आउट कर रहे हैं. तो टेक इन कौन सी गैस हो रही है, ऑक्सीजन, और टेक आउट गिव आउट कौन सी गैस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो पूरा प्रोसेस है, ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना, ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या हुआ, ब्रीथिंग हुआ. अब ब्रीथिंग प्रोसेस में दो पार्ट होते हैं, एक तो ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना. ठीक है, तो उस बेसिस पे हमारे पास दो टर्म आती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी. जब हम एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, उस एयर को हम अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड अ इनहेलेशन. okay, and giving out of air rich in carbon dioxide is known as a exhalation. It is a continuous process. ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है which goes on all the time. ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जब तक लाइफ है ऑर्गेनिज्म की, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता रहता है. और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, है ना. हम सोचकर ब्रीथ थोड़ी करते. ब्रीथिंग प्रोसेस अपने आप चलता रहता है. द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म एज अ ब्रीथिंग रेट. एक मिनट में हम जितनी बार ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ मीन्स हाउ मेनी टाइम्स वी इनटेक अ एयर एंड हाउ मेनी टाइम्स गिव आउट द एयर, है ना. तो कितनी बार हमने एयर को अंदर लिया और बाहर निकाला. तो एक मिनट में जितनी बार भी ये प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट बोलते हैं. तो देखिए अपनी इसी एक वन पैराग्राफ में 4 डेफिनेशन आ गई है. तो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. फर्स्ट ब्रीथिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन. नेक्स्ट आइए अपने ब्रीथिंग रेट. आई रिपीट दिस डेफिनेशन. The number of time a person breathe in a minute is termed as a breathing rate. 1 मिनट के अंदर कोई भी पर्सन जितने भी टाइम्स ब्रीथ करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट बोलते हैं. ड्यूरिंग ब्रीथिंग, इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटिवली. तो जब ब्रीथिंग होती है तो पहले इनहलेशन होता है, उसके बाद में एक्सहेलेशन होता है. ये अल्टरनेटिवली चलता रहता है. ऐसा नहीं है कि अभी इनहलेशन हुआ, एक्सहेलेशन हुआ ही नहीं, उसके बाद में मैंने वापस सांस अंदर ले ली, फिर थर्ड टाइम वापस ले लिया. तो ऐसा नहीं होता है. पहले इनहलेशन, फिर एक्सहेलेशन, फिर इनहलेशन. तो ये दोनों अल्टरनेटिवली ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस फॉर्म में चलते रहते हैं. ये ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन पल्स एंड वन एक्सहेलेशन. तो एक पल्स अपन किसको काउंट करेंगे, हमने एक बार एयर अंदर ली और एक बार एयर बाहर निकाली. तो ऐसा नहीं है 2 टाइम ब्रीथ को ब्रीथ रेट में काउंट करोगे. इसको कितनी टाइम करोगे, ओनली 1 टाइम. 1 टाइम इनटेक करना, 1 टाइम गिव आउट करने को 1 ब्रीथ रेट बोलते हैं. ओके, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट? तो आप अपनी ब्रीथिंग रेट को फाइंड आउट कर सकते हो. डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कांस्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी? ये हमेशा कांस्टेंट तो नहीं रहती, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्रीथिंग रेट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी.
नेक्स्ट एक्टिविटी 10.2 जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग हम अवेयर होते नहीं है हम सोचकर ब्रीथ करते नहीं है अपने आप ब्रीथिंग प्रोसेस जो है कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहता है हाउएवर यू ट्राई टू यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग जब भी आप अपनी ब्रीथिंग रेट को काउंट करोगे ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली वो ब्रीथ जो है अपने आप ही इन होगी और अपने आप ही आउट हो जाएगी फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट तो आप काउंट करें कि आपने कितने टाइम ब्रीथ इन किया ब्रीथ आउट किया 1 मिनट के अंदर डिड यू इनहेल द सेम नंबर्स ऑफ टाइम्स एज यू एक्सेल आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आप बिल्कुल सेम नंबर जितनी टाइम आपने अंदर इनहेल किया है उतनी टाइम में आप क्या करते हो एक्सेल करते हो हाँ नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट अब आप अपनी ब्रीथिंग रेट को काउंट करो नंबर ऑफ ब्रीथ या मिनट आफ्टर ब्रीथ ब्रिस्क वॉक एक तो आपने क्या किया बैठकर अपने नॉर्मल आप बैठे हो तब आपने ब्रीथिंग रेट ले लिया कि कितनी बार मैंने एक मिनट के अंदर ब्रीथ इन किए और आउट किए फिर आप एक जनरल वॉक करके आओ एक रास्ते पे बिल्कुल वॉक किया और फिर आपने अपनी ब्रीथिंग रेट को कंटिन्यू ब्रीथ रेट को 1 मिनट काउंट कीजिए देन आफ्टर आप एक रनिंग करें मतलब आप दौड़ कर आए और फिर अपनी ब्रीथ रेट को काउंट करें तो क्या तीनों टाइम पे ब्रीथिंग रेट जो है हमारी नॉर्मल आएगी या एक जैसी आएगी तो रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो कंप्लीट रेस्ट तो हमने इन तीनों चीजों को कर लिया वॉक का रनिंग का एंड कंप्लीट रेस्ट का अब उनको एक टेबल फॉर्म हम बनाते हैं तो हम उस टेबल में क्या देखेंगे यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द क्लासमेट अलग अलग क्लासमेट्स आप ये कर सकते हो जैसे मान लीजिए किसी का नाम कुछ भी है मान लीजिए सोनल है तो सोनल नाम की कोई भी गर्ल है नॉर्मल पोजीशन पे उनकी जो ब्रीथिंग रेट आई है वो 10 मिनट वॉक करने के बाद में ब्रीथिंग रेट आई है जो 100 मीटर रन करने के बाद में ब्रीथिंग रेट चाहिए और एक बिल्कुल रेस्ट वाले टाइम पे मतलब आप सोकर उठ रहे हैं उस टाइम पे जो ब्रीथ रेट आई है वो तो आप इन सब का कंपैरिजन जब करोगे तो क्या सबका सेम आता है नहीं आएगा ना क्योंकि अपन ने चैप्टर की स्टार्टिंग ही कहाँ से की थी कि जब बूजो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रहा है तो बहुत भागते हुए आया तो उसकी ब्रीथिंग रेट क्या हो रही है बहुत फास्ट हो रही है तो फास्ट होने का मतलब उस टाइम ब्रीथ रेट क्या आएगी ज्यादा आएगी है ना फ्रॉम द अबाव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज व्हेन ए पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही एंड शी ब्रीथ फास्टर जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है हम रनिंग करते हैं साइकिलिंग करते हैं एक्सरसाइज करते हैं जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यानी कि एनर्जी हमें किससे मिलेगी जब ऑक्सीजन हमारे फूड को ब्रेक डाउन करेगा तो हम हाई यानी कि हमारी ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगी अपने आप ही क्या हो जाती है हाई ताकि हमें ज्यादा अमाउंट में हमारी सेल्स को एनर्जी मिल पाए ठीक है इट स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड अगर ज्यादा हम ऑक्सीजन इनटेक करेंगे तो जल्दी जल्दी हमारे फूड का ब्रेक डाउन होगा और ज्यादा अमाउंट में मोर अमाउंट में एनर्जी क्या हो जाएगी रिलीज हो जाएगी डज द एक्सप्लेन व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी तो आपको अब इस क्वेश्चन का भी आंसर इजीली समझ में आ रहा होगा कि हम जब फिजिकल कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर हमारे सभी बॉडी पार्ट्स काम आ रहे हैं जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं साइकिलिंग कर रहे हैं घर का भी कुछ भी काम कर रहे हैं जो फिजिकल वर्क के अंदर इंक्लूड हो रहा है तो हम जैसे ही वो वर्क करते हैं उसके बाद में हमें क्या भूख क्यों लगती है ना तो क्यों लगती है क्योंकि हमने जो भी फूड ईट किया है उसका क्या हो चुका है ब्रेक डाउन हो चुका है और उससे एनर्जी रिलीज हो चुकी है तो अब हमारी सेल्स को किसकी नीड है फूड की नीड है ना ब्रेक डाउन होने के लिए तो इसीलिए हमें क्या फील होती है भूख फील होती है व्हेन यू फील ड्राउजी डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन जब आपको बहुत ही आलस आ रहा होता है आप बिल्कुल ही अपने आप को बिल्कुल ये ऐसा फेल्ट सा महसूस कर रहे होते हो ड्राउजी फील कर रहे होते हो तो आप देख रहे हो कि आपका जो ब्रीथिंग रेट है बहुत स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि आपके इंटरनल एक्टिविटीज फंक्शन करना थोड़ा स्लो हो जाती है इस वजह से ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी चलिए अपन ने बात कर ली भाई रनिंग में फिजिकल एक्सरसाइज में जब हमको ड्राउजी फील होता है उस टाइम पे हमारी ब्रीथिंग रेट ऐसे ऐसे होती है ना तो हमें एक एवरेज एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की रेस्ट फॉर्म में ब्रीथिंग रेट कितनी होती है वो हमें लर्न होना चाहिए वो कितनी होती है बेटा 15 to 18 टाइम इन अ मिनट 1 मिनट में पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है किसी में 15 हो सकती है किसी में 16 हो सकती है किसी में 17 एंड किसी में 18 तो 15 to 18 के बीच में ही आपकी रेस्ट टाइम पे ब्रीथिंग रेट होती है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब आप ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 20 टाइम्स पर मिनट 25 टाइम पर मिनट जब हम एक्सरसाइज करते हैं कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो सकती है 18 से कितनी हो सकती है 25 पर मिनट तक इंक्रीज हो सकती है वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट
जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रीथ फास्ट होती है, वी आल्सो टेक डीप ब्रीथ एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। और जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं हमारी ब्रीथिंग रेट तो इंक्रीज होती ही है, लेकिन हम एक नॉर्मल ब्रीथ लेते हैं, एक हम आपने योगा वगैरह के टाइम कहते हैं ना एक डीप ब्रीथ लीजिए, तो आप एक गहरी सांस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उससे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होती है। ठीक है, तो ये जैसे एक्टिविटी 10.3 आपके दिया हुआ है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी वेरियस एक्टिविटी हो रही है ना, एक पर्सन तो रेस्ट भी कर रहा है, वॉक कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वॉशिंग क्लोथ्स है, रनिंग है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी एक्टिविटी है, तो इन सब एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच एक्टिविटी बी फास्टेस्ट। तो आप इन पिक्चर को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कौन सी एक्टिविटी के अंदर ज्यादा ब्रीथिंग रेट कर ब्रीथ रेट ज्यादा चाहिए और किसमें ब्रीथिंग रेट कम होगी, है ना। तो देखिए बिल्कुल रेस्ट में तो ब्रीथ रेट क्या होगी, कम, और जो ये गर्ल है ये वॉक सॉरी रन कर रही है, तो इनको ब्रीथिंग रेट इन इस गर्ल की क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, चलिए, यस, हाउ डू वी ब्रीथ, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। हम कैसे ब्रीथ करते हैं उस मैकेनिज्म को हमें रीड करना है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स, हम एयर जो है वो अपनी बॉडी के अंदर की तरफ लेते हैं, तो किसके थ्रू लेते हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू। आपकी नोज में जो दो पोर्स हैं या दो छेद हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा, नॉस्ट्रल बोला जाता है। ठीक है, तो हम जो एयर बाहर एनवायरमेंट से एयर बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हैं तो उसे हमने क्या बोला, नॉस्ट्रल बोला। क्लियर, व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स इनटू नेजल कैविटी। अब हमारे आगे के नोज के जो पोर्स हैं वहां से एयर हमारे नोज के बिल्कुल बैक साइड से जाकर लंग्स तक जाने जाती है, तो वो जो पूरा पाथ है उस पूरे पाथ को हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स, नेजल कैविटी के थ्रू जो एयर है वो हमारे कहाँ तक पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है, थ्रू अ कौन सी पाइप के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू। जैसे हम डाइजेशन सिस्टम में फूड पाइप पढ़ते हैं वैसे यहाँ पर क्या है, विंड पाइप है। क्लियर, लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट, लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे चेस्ट के अंदर। तो हमने देखा है कि चेस्ट में क्या बनी होती है, रिब्स, एक रिब्स का केस बना होता है, रिब्स केस के बीच में जितना भी सेंटर पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी। रिब्स के बीच में जितना भी खोखला पार्ट है उसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी, और उस चेस्ट कैविटी के अंदर ही हमारे लंग्स जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स, जो ये आपकी चेस्ट कैविटी है इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, रिब्स प्रेजेंट होती हैं। ए लार्ज मस्कुलर शील्ड कॉल्ड डायफ्राम, एक लार्ज मस्कुलर शील्ड डायफ्राम होती है जो फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के बिल्कुल फ्लोर वाले पार्ट जगह पर सिचुएटेड होती है। तो हम इस डायग्राम में बहुत इजीली समझ पाएंगे अब इन चीजों को। देखिए यहाँ पर, यहाँ से एयर एंटर हुई, ठीक है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, नोस्ट्रिल। ये जो पार्ट है वो क्या है, नोस्ट्रिल है। क्लियर, यहाँ से एयर विंड पाइप तक जाती है, तो ये जो पूरा रास्ता है हमारी नोज का इसको बोलते हैं हम नेजल पासेस। ठीक है, या नेजल कैविटी भी बोल देते हैं। तो यहाँ से एयर हमारे लंग्स तक ट्रांसफर होती है, ये जो पाइप है पूरा इसको बोला है हमने विंड पाइप। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है यहाँ पर जहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स होता है ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स से यहाँ पर जाकर आपको सी शेप की ये राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है, इन्हें बोलते हैं हम ट्रैकिया। तो ये सब विंड पाइप के पार्ट है, फेरिंग्स और ट्रैकिया। ठीक है, फेरिंग्स और ट्रैकिया से ये होते हुए आगे जाके लंग्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाएंगे। तो दोनों लंग्स में इस तरीके से ये जो एयर है हमारी पहुंच जाती है, और हमारी जो ये चीजें हैं वो कहाँ, ये कौन सी जगह पे हमारा लंग्स, चेस्ट कैविटी के अंदर है। ठीक है, इस चेस्ट कैविटी के साइड में क्या है, ये देखिए इस तरीके से रिब केज बना होता है, बीच में चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी में हमारे लंग्स सिचुएटेड है। चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सी शेप की, इसे बोलते हैं हम डायफ्राम। ठीक है, ये सब चीजें हमारी ब्रीथिंग में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो क्लियर हुआ, नोस्ट्रेल, नेजल पास या नेजल कैविटी, उसके बाद में हमारी विंड पाइप स्टार्ट हुई, विंड पाइप का ये वाला हिस्सा फेरिंग्स जहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स होता है। नेक्स्ट ट्रेकिया, जो ये आपको सी शेप के सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं हम ट्रेकिया बोलते हैं। नेक्स्ट ये इसके बाद में ये आगे जाके लंग्स से कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, ओके।
तो ये फंक्शन कैसे करते हैं? अब हमने स्ट्रक्चर देख लिया है कि स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। एक मस्कुलर शीट जो है डायफ्राम है यहाँ पर। तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिबकेज। जो ब्रीथिंग का जितना भी मूवमेंट होगा वो किस किस में होगा बेटा? डायफ्राम में होगा और रिबकेज में होगा। क्लियर है? तो ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो रिब्स क्या होती हैं? मूव अप, ऊपर की तरफ उठती हैं, एंड आउटवर्ड, और बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, मूव्स अप एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ उठकर बाहर की तरफ उभरती हैं। और डायफ्राम मूव्स डाउन, और डायफ्राम क्या हो जाता है? नीचे की तरफ हो जाता है। तो हमारे लंग को फैलने के लिए क्या मिल जाती है? स्पेस मिल जाती है। क्योंकि हम जब गैस को इनहेल कर रहे हैं तो यानी कि बाहर से जो एयर है वो हमारे लंग्स में फिल हो रही है, तो लंग्स का साइज ऑब्वियस है कि इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने के लिए उनको स्पेस देने के लिए डायफ्राम क्या हो गया? नीचे, रिब्स ऊपर की तरफ उठकर बाहर की तरफ उठ जाती है। तो यहाँ पर चेस्ट कैविटी में काफी स्पेस इंक्रीज हो जाता है। एयर रशेस इनटू द लंग्स, ताकि एयर जो है लंग्स में फिल हो सके। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, तो इसके कारण क्या हो जाता है? लंग्स के अंदर वो जो बाहर की एयर है वो फिल हो जाती है। तो ये इनहेलेशन है। इनहेलेशन में आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, मूव अप, ऊपर की तरफ उठ रही हैं और बाहर की तरफ निकल रही हैं। नेक्स्ट, जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जा रहा है और स्पेस इंक्रीज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट सेकंड चीज क्या आ रही है? ड्यूरिंग एक्सेलेशन। एक्सेलेशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले में क्या था? रिब्स मूव अप, तो अब क्या होगा? रिब्स मूव डाउन, आउटवर्ड हो रही थी, अब क्या होंगे? वापस इनवर्ड। डायफ्राम क्या हुआ था? डाउन हुआ था, अब डायफ्राम क्या हो जाएगा? मूव्स अप। बिल्कुल अपोजिट जो है सारी की सारी चीजें होंगी। तो डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, जो भी पोजीशन है उससे ऊपर की तरफ हो जाएगा। द रिड्यूसेस द साइज, जिसके कारण क्या होगा? वहां का साइज क्या होगा? रिड्यूस होएगा। तो चेस्ट कैविटी के अंदर जितनी भी एयर है उन एयर को पुश मिलता है, जिसकी वजह से लंग्स से एयर वापस सराउंडिंग में या एनवायरमेंट में चली जाती है और हमारा एक्सेलेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। These movement in our body can be felt easily। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है कि रिब्स ऊपर उठ रही हैं, डायफ्राम अप एंड डाउन हो रहा है ना, वापस रिब्स इनवर्ड हो रही हैं, हमारे लंग्स में एयर जा रही है और बाहर निकल रही है, तो इन सारी एक्टिविटी को हम बहुत इजीली फील कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, आप डीप ब्रीथ लीजिए। कीप योर पाम ऑफ द एब्डोमन, आप अपने एब्डोमन पर फील कीजिए कि ये जो मूवमेंट हो रहा है डायफ्राम का या रिबकेज का, आपको प्रॉपर फील होगा। ठीक है, आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। आप ब्रीथ कर रहे हो तो आपको महसूस होगा कि आपका चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाले टाइम पे। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। तो कुछ चिल्ड्रन इसको अपना चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट को फैलाकर उसके कंपटीशन करके भी इसको फील कर सकते हैं। एवरीवन बूस्टिंग दैट ही एंड शी कुड एक्सपेंड इन इट द मैक्सिमम। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन क्लास विद योर क्लासमेट्स? तो आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्मोकिंग करने से जो हमारे लंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। स्मोकिंग ऑल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। इसीलिए हमें स्मोकिंग को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। अब स्मोकिंग से हमारे लंग्स कैसे डैमेज हो रहे हैं? तो एक जनरल चीज देखिए, यहाँ से नेजल कैविटी से एयर अंदर गई, ठीक है, एयर अंदर जाने के बाद में वो पूरा जो स्मोक है हमारे लंग्स में चला गया। अब जो भी चीज हम स्मोक कर रहे हैं, स्मोकिंग करने में मे बी निकोटिन है या कोई दूसरे ड्रग है, तो हमारे पूरे लंग में म्यूकस जैसा सब्सटेंस रिलीज होता रहता है। वो जितनी भी चीजें हैं, निकोटिन है या दूसरा ड्रग सब्सटेंस है, वो हमारे लंग पे स्टिक हो जाता है और यहाँ से कोई भी सोर्स नहीं है बेटा कि वो यहाँ से बाहर आ सके। जैसे हमारी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी वेस्टेज चीज या एक्स्ट्रा चीज आकर स्टिक हो जाती है, तो हमारी बॉडी में ये फंक्शन है कि वो ब्लड के थ्रू या दूसरे प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीशन सिस्टम से हमारी बॉडी से जितना भी चीजें हैं वो बाहर पास आउट कर सकती है। लेकिन कोई भी चीज एक बार लंग्स के अंदर आ गई है वो वापस से बाहर नहीं निकल सकती। इसीलिए आपने सुना होगा कि किसी को धूल से एलर्जी है, कुछ भी है, तो जब हम कई बार एयर अंदर लेते हैं तो कुछ एयर पार्टिकल्स हैं या पॉलन ग्रेन्स हैं एयर के साथ में हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं। काफी को तो हमारी नेजल पासेस में जो हेयर्स होते हैं, म्यूकस होते हैं, वो वहीं पर रोक देते हैं, लेकिन कुछ उनमें से फिर भी अगर आगे चले जाते हैं तब क्या होता है, वो अंदर ही स्टिक करते हैं और हमारे लंग्स को अंदर अंदर क्या करते रहते हैं? डैमेज करते रहते हैं। ठीक है, तो स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर अस, तो इससे आप दूर रहिएगा। आगे अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।